नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। अब मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ और सबसे पहले भैया बहन, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग उन सभी बातों को एक बार देखते हैं जिन बातों को हम लोगों ने पिछले दिनों समाप्त किया था। भैया बहन, सबसे ज़रूरी बात ये है और ध्यान देने की बात भी है कि हम लोग 2 क्लास इकोनॉमिक्स का करते हैं, उसके बाद एक दिन बीच में गैप आ जाता है और फिर सिविक्स की कक्षा शुरू होती है। तो इससे क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूटी समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग उसको रिव्यू कर लें तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सारी बातें हमारे जहन में आ भी जाएगी भैया बहन, और हम कभी उसको भूलेंगे नहीं। जैसे अभी मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बताता हूँ कि हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को देखा था और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बाद हम लोगों ने इसको भी देखा था, स्थायी कार्यपालिका को भी देखा था। तो भैया बहन, ऐसा है कि राजनीतिक कार्यपालिका, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और स्थायी कार्यपालिका यानी परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है हर एग्ज़ामिनेशन में कि हम समझते हैं कि इट इज़ बीइंग रिपीटेड एवरी ईयर इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशंस ऑफ द एकेडमिक सेशन। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वार्षिक परीक्षा में ही आए, अन्य परीक्षाओं में भी ये आते रहते हैं। तो भैया बहन, आप एक बार अपने मन में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को और परमानेंट एग्जीक्यूटिव को एक बार रिकॉल कर लेंगे। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर those who operate the entire organization, yet they are temporary in their posts because they become generally the people's representative. After certain years, I mean after the year of every 5, they retire, and if they lose the election, another political executive comes to head this institution, and when again he wins the election, he attends the same post, but by nature their post remains temporary. राजनीतिक कार्यपालिका हमेशा अपने पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना होता है और हमारे लेजिस्लेचर का इलेक्शन, हमारी विधायिका का चुनाव 5 साल के लिए होता है भैया बहन। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर रेलवे मिनिस्टर हैं, इफ़ द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ ऑक्यूपाइंग हिज पोस्ट, ही हैज़ टू रिटायर आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल के बाद तो उन्हें जाना ही जाना है। लेकिन रेलवे मंत्रालय के जो सचिव हैं, डायरेक्टर हैं, उसके डिफरेंट विंग्स के हेड हैं, उसके ऑफिसेज में सेक्शन ऑफिसर्स हैं, दे आर द स्थायी कार्यपालिका, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं। क्यों? क्योंकि वो नौकरशाह हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव को हम एक और नाम से पुकारते हैं, ब्यूरोक्रेसी के नाम से, जिसे हम कहते हैं नौकरशाही। तो भैया बहन, नौकरशाही और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव दोनों साथ साथ मिल कर के काम करते हैं भैया बहन। एक बार मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा अपने ग्रुप में लिख करके सब लोग डाल देंगे, तो मैं जो अभी डिक्टेट करूँगा उनका जवाब वो भी लिख लें, और ये बहुत अच्छा रहेगा उनके हक में भैया बहन। तो थोड़ा आप उनके फ्रेंड हैं, थोड़ी मदद कर दीजिए। अगर वो अनकॉन्शस हैं तो उन्हें कॉन्शस बनाइए, अगर वो सोए हुए हैं तो उन्हें जगाइए। तो सबके हित में ये बात रहेगी भैया बहन। पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव को देखने के बाद
राजनीतिक एवं स्थायी कार्यपालिका को देखने के बाद हम लोगों ने भैया बहन प्राइम मिनिस्टर के अलग अलग कार्य देखे थे। हाँ, द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी। प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल के सबसे बड़े नेता होते हैं और वो लोकसभा के भी नेता कहे जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर बाय द नेचर ऑफ हिज पोस्ट ही बिकम्स द लीडर ऑफ द लोकसभा ऑल्सो। और लोकसभा संसद का सबसे महत्वपूर्ण सदन है। लोकसभा को हम चुने हुए प्रतिनिधियों की संस्था मानते हैं और वो है भी, और उसका लीडर प्राइम मिनिस्टर है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर देश का प्रधान कार्यकारी कहलाता है भैया बहन। तो इन बातों को प्राइम मिनिस्टर पर क्वेश्चन आएंगे ही, राजनीतिक कार्यपालिका पर प्रश्न आएगा ही। तो हमारा कर्तव्य बनता है भैया बहन कि जब आप जैसे लोग हमेशा क्लास करने आते हैं, दे आर वेरी अटेंटिव इन द क्लास, तो कुछ कुछ बातें जो दूसरे नहीं लिखेंगे आप लिखेंगे। अगर आप प्रधानमंत्री के कार्यों में भैया बहन अगर ये लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो देश के प्रधान कार्यकारी होते हैं, तो यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है भैया बहन, कि इससे पता चलता है कि हमारे भैया बहन सिर्फ प्रधानमंत्री के कार्य को मंत्रिमंडल से संबंधित नज़रिए से नहीं देखते, बल्कि भारतीय पॉलिटिकल व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में प्रधानमंत्री का एक्चुअल पोजीशन क्या है, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, संसदीय सरकार को वो किस प्रकार से लीड करते हैं, उनके प्रिविलेजेस क्या हैं, उनके विशेषाधिकार क्या हैं, इन सभी बातों की जानकारी भैया बहन आपको मिल जाता है और आप उसको अकॉर्डिंगली एक्सप्रेस भी करते हैं। भैया बहन अब आज का जो टॉपिक है वो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। सब लोग कॉपी कलम लेकर के भैया बहन बैठे होंगे। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं इनकी स्थिति को हम लोग लिखेंगे बाद में, पहले इसको हम लोग सुन लेते हैं। सबसे पहले तो आपके बुक में भैया बहन राष्ट्रपति के जो 4 अधिकार हैं, देयर आर 4 प्राइम फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 4 के 4 फंक्शंस अलग अलग आपकी किताब में नहीं है भैया बहन, आपकी किताब में वो अलग अलग नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सीमित कर दिया है कंटेंट को। उसका कारण भी है कि प्रधानमंत्री को भी उसी चैप्टर में पढ़ाना है, राष्ट्रपति को भी उसी चैप्टर में पढ़ाना है, और जुडिशियरी भी उसी चैप्टर में है। यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थिति, चीफ जस्टिस के कार्य और सुप्रीम कोर्ट के कार्य, ये सभी भैया बहन एक ही चैप्टर में है। अब एक ही चैप्टर में इतने सारी चीज़ें अगर दी जाएगी और सबको अगर विस्तारित कर दिया जाएगा भैया बहन, तो चैप्टर जो है वो भास्ट हो जाएगा, कंटेंट बहुत भास्ट हो जाएंगे, और तब आपके लिए यानी रीडर्स के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, इसलिए उसको एक में ही समेट दिया है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया था। राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी पद्धति से होती है? एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। नाम थोड़ा सा लंबा है। एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल प्रोपोर्शनल एकल संक्रमणीय प्रतिनिधित्व प्रणाली, सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसके तहत राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ये नाम आप भूलेंगे नहीं। ये जो क्रियाकलाप हैं भैया बहन, ये जो नाम है, इस नाम को आप नहीं भूलेंगे, हूबहू इसको लिखेंगे।
तो हम समझते हैं राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने आपको क्या एक बात और बताई थी कि इनका चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। इलेक्टोरल कॉलेज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्वाचक मंडल। और भैया बहन, ये निर्वाचक मंडल क्या है? निर्वाचक मंडल में सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि भैया बहन शामिल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि। आपने देखा कि राज्यसभा के चुने हुए मेंबर ही सिर्फ भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, और वो जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, अलग अलग क्षेत्र के गणमान्य लोग, जिन्हें संसद की कार्रवाइयों में न केवल हिस्सा लेने की छूट होती है, बल्कि भैया बहन वो हमारे संसद सदस्य कहलाते हैं। खेल जगत के, सिनेमा जगत के, साहित्य जगत के, सामाजिक कार्यकर्ता के, सामाजिक सेवा के स्तर से, और विभिन्न क्षेत्रों के जो गणमान्य लोग होते हैं, जैसे अभी सचिन तेंदुलकर साहब राज्यसभा के सदस्य हैं, और एक्ट्रेस जो हैं रेखा, वो भी हमारे संसद सदस्य हैं, यानी रिनाउंड पर्सनैलिटीज़। इसी तरह से उद्योगपति JRD टाटा, उन्हें भी राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है कि वो जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं। सिनेमा के क्षेत्र से जो लोग आते हैं उन्हें सिनेमा जगत की अधिक जानकारी होगी, तो वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको किस तरह से सुलझाया जा सकता है, खेल जगत से क्या क्या प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है, और खिलाड़ियों की समस्याओं को बेहतर ढंग से भैया बहन समझ सकता है। तो ये 12 मेंबर्स राष्ट्रपति के द्वारा उच्च सदन में, यानी राज्यसभा हमारे भारतीय संसद का उच्च सदन है, वहाँ सीधा उनको ला करके बैठा दिया जाता है। वो कोई इलेक्शन में भागीदार नहीं बनते हैं, उनके हार जीत का प्रश्न ही नहीं है, वो तो सीधे के सीधे संसद सदस्य बन जाते हैं, और उनको वो सारे प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, सारे अधिकार मिल जाते हैं, वेतन, भत्ते, अधिकार, विशेषाधिकार, सबके वो हकदार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति महामहिम ने की है। राष्ट्रपति जी को हम लोग महामहिम बोलते हैं भैया बहन। तो इस बहाने हम ये देखते हैं, मैंने ये बात फिर से इसलिए बताई आपको कि आप इलेक्टोरल कॉलेज को भी जान जाइए कि विधानसभा के प्रतिनिधि तो इसमें भाग लेते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के नहीं भैया बहन। क्यों? क्योंकि विधानसभा लोकसभा के तरह पर राज्य विधायिका का निम्न सदन तो है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सदन है, क्योंकि विधानसभा में राज्य के आम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं, जबकि विधान परिषद में नॉमिनेटेड मेंबर बैठते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि की संख्या वहाँ बहुत कम होती है, और वो भी प्रतिनिधि ऐसे होते हैं चुने हुए जो जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुने गए, प्रत्यक्ष तौर पर नहीं चुने गए, जैसे MLCs होते हैं, तो वो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, भाया मीडिया से वो जनता से जुड़े होते हैं। तो भैया बहन, इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट मंडली है, वो बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसीलिए सर्वोच्च व्यक्ति के चुनाव में भैया बहन राष्ट्रपति भले ही नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव कहलाते हों, लेकिन वो भारत के सर्वे सर्वा है, इसीलिए उनको बोला जाता है महामहिम, योर ऑनर, यानी उनसे बड़ा कोई नहीं। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री एक्चुअल में पावर का एक्सरसाइज करते वही हैं, लेकिन उनको भी जो पावर मिला है वो राष्ट्रपति के नाम से ही मिला हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी मैं आपको एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट भेजूंगा, उसमें राष्ट्रपति के कार्य एवं अधिकारों की पूरी सूची है।
Just after the end of the class, I will send you a written script in which everything related to the functioning of the president is there, and you will be in a good condition to write them. I just said good condition because in the running class, if I just spell out some sentence, some words to you, I cannot allow you to consume more time, okay? Because there is a scarcity of time. It is a Zoom class, and we cannot just go here and there to narrate a specific topic. But we can understand very well in the running class, and after the completion of the class, Bhaiya Bahan, I will send you in WhatsApp group, and at the ERP also the script will be installed, and at the evening or at night when you just go through the study schedule, you can just find them and you can just write them, okay? So there will be no problem. क्लास का जो हेतु है भैया बहन, क्लास का जो एक्सपेक्टेशन है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो हर हाल में पूरा होगा. Because you have attended the class very well, you have been attending the class so well, so how can I betray you? I will assist you at every walk of the study hour. You will have no confusion at all. तो पहले राष्ट्रपति की स्थिति हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव तो हमने देख लिया. राष्ट्रपति की स्थिति क्या है? वो देश के प्रथम नागरिक हैं, उन्हें महामहिम के नाम से संबोधित किया जाता है, और वो सिर्फ नाम मात्र के प्रधान नहीं हैं, नाम मात्र के कार्यकारी तो हैं, लेकिन भारत सरकार का हर एक काम, भारत सरकार का हर एक कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही भैया बहन जाना जाता है. आप देखेंगे जो मंत्रिमंडल ने फैसले लिए और उस फैसले को जो क्रियान्वित किया गया, लागू किया गया, तो उसमें लिखा जाता है माननीय राष्ट्रपति के निर्देशानुसार, महामहिम के आदेशानुसार यह योजना लागू की गई. उसमें प्रधानमंत्री का नाम नहीं आता है, यानी कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, कार्यालय के हरेक औपचारिकताओं में राष्ट्रपति का ही नाम मौजूद रहता है, प्रधानमंत्री का नाम नहीं रहता. हाँ, ये बात और है कि करते प्रधानमंत्री ही हैं, लेकिन नाम होता है राष्ट्रपति जी का. तो भैया बहन, इस प्रकार राष्ट्रपति एक प्रतीक हैं हमारे इस जीवंत गणतंत्र का. भैया बहन, ये लाइन आप लिखिएगा, बड़ा अच्छा रहेगा. राष्ट्रपति से रिलेटेड एक प्रश्न रहेगा ही, और उसमें आप यह सेंटेंस आप पहले लिखिएगा. भारत के राष्ट्रपति भारत के जीवंत लोकतंत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्चुअल हेड ऑफ द सिस्टम. He is the symbol of perfection of the Indian Republic. He is the symbol of perfection of the Indian Republic. अगर अंग्रेजी में आप लिखते हैं तो ये वर्ड आप लिखिएगा, symbol of perfection of the Indian Republic. भारतीय गणतंत्र के संपूर्णता के सूचक हैं वो. क्यों? क्योंकि सारी कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति के ही हाथों में भैया बहन निहित होती हैं. बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग भैया बहन पढ़ रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को आमने सामने रखते हैं तो हमको बड़ा ही एक हमारे संसदीय लोकतंत्र का बड़ा ही सुंदर रूप देखने को मिलता है. और दुनिया में हमारे लोकतंत्र की पूजा भैया बहन इसलिए होती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने, जो हम लोगों ने डिज़ाइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे जो माननीय सदस्य थे, हमारे संविधान सभा के जो माननीय सदस्यगण थे, उन लोगों के पास कितना सुंदर विज़न रहा होगा
कि हमने दूसरों को देखा ज़रूर, दूसरे देश के गणतांत्रिक सिस्टम को देखा ज़रूर, लेकिन हमने हूबहू उसकी नकल नहीं की। हमने बीच का रास्ता अपनाया। हमने अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपनाई, हमने अगर संसदीय सरकार का ढांचा अपनाया, तो यह संसदीय सरकार का ढांचा इतना लॉजिकल ढांचा भैया बहन है, जिसमें कि प्रधानमंत्री सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। और यही बात राष्ट्रपति के विषय में भी बोलते हैं कि राष्ट्रपति सब कुछ है। अभी मैंने कहा हमारे इस जीवंत गणतंत्र के प्रतीक हैं, सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं वो, लेकिन अधिकारों के मामले में वो बिल्कुल ही सिंबॉलिक हैं, सिर्फ प्रतीक के रूप में उनका नाम लिया जाता है। उनके सारे पावर प्रधानमंत्री ले लेते हैं। संविधान ने सब कुछ दिया राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति से पिछले दरवाजे से छीन लिया कौन? प्रधानमंत्री। तो ये सिस्टम जो है भैया बहन, ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। अब आप देखिए राष्ट्रपति के कार्यों में, आप देखिए कि राष्ट्रपति सभी सर्वोच्च व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति खुद वही करते हैं, मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति वही करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वही करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वही करते हैं, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करते हैं, निर्वाचन आयोग जो सर्वोच्च संवैधानिक संगठन है उसके चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। बताइए कितना व्यापक अधिकार उनको दिया गया है। भैया बहन, भारत के राष्ट्रपति तो देश के प्रधान सेनापति भी कहे जाते हैं। आज अगर युद्ध की स्थिति बन जाए तो राष्ट्रपति ही युद्ध की घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति सिर्फ चुनाव की घोषणा नहीं करवाते, अध्यादेश जारी चुनाव के लिए नहीं करते। अगर आज चीन या पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति बन जाए तो राष्ट्रपति ही उसका उद्घोष करेंगे कि अब युद्ध के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, तो भारतवासियों अब फला देश के साथ हम लोग युद्ध करेंगे। यानी सरकार के तीनों अंग, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इंडियन आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ एंड द एयर फोर्स, ये तीनों विंग के वो सुप्रीम कमांडर भी होते हैं, इसलिए उन्हें देश का मुख्य सेनापति भी कहा जाता है। अब भैया देखने में तो आता है कि राष्ट्रपति बाप रे इतना काम करते हैं, लेकिन भैया बहन एक ही झटके में ये सारी बातें समाप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति उन्हीं लोगों को उन पदों पर नियुक्त करेंगे जिनका नाम भारत के कैबिनेट ने उनके पास भेजा है। अब देखिए अपॉइंट करेंगे वही, लेकिन नाम उनका अपना नहीं है, नाम भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने उनके पास भेजा है। तो भैया बहन सब कुछ होते हुए भी वो कुछ नहीं है। लेकिन एक बात तो वैलिड है भैया बहन कि करते वही हैं। नाम भले दूसरे ने दिया, बिल लोकसभा ने पास किया, बिल कंसर्न्ड डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ने लोकसभा में लाया, यह बात तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति अगर उस पर अपना सिग्नेचर नहीं करेंगे भैया बहन, एक बार अपना वीडियो आप लोग ऑन कर लीजिए स्क्रीनशॉट के लिए, एक बार सब लोग वीडियो ऑन कर लेंगे तो भैया बहन क्या है कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बगैर, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना भैया बहन कोई भी कानून लागू ही नहीं होगा। पास तो हो जाएगा, पास भी तभी होगा जब वो सिग्नेचर करेंगे। इसलिए भैया बहन राष्ट्रपति का सिग्नेचर हर एक लोकसभा के डॉक्यूमेंटेशन पर बहुत ही आवश्यक है। तो दैट्स ऑल। अब भैया बहन मजबूरी होती है किस चीज़ की? तो जूम के क्लासेस की।
अब जूम का इंडिकेशन आने लगा, बट विदाउट जस्ट डिस्ट्रॉइंग आवर टाइम हम लोगों ने इस 30 मिनट का उपयोग अच्छे से किया। थोड़ा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यू अप्रोच इन टाइम, आप सही समय में आ जाया करें। जितने सही समय पर आप आएंगे उतने ही अधिक फ़ायदे आपको होंगे। और अभी मैं व्हाट्सएप पर वो फिगर आपके पास भेज रहा हूँ, वो स्क्रिप्ट राइटिंग आपके पास भेज रहा हूँ, और आप अपनी कॉपी में भैया बहन उसको लिख लेंगे। तो एक बार भैया बहन सबको फिर से बहुत